जुर्माने का मानदंड। नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं और ये वक्त है 9 की 9 खबर का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर राजधानी रांची से, जहां नाबालिग लड़के का यौन शोषण करने वाला सुरक्षाकर्मी गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला पंडरा ओपी क्षेत्र के ITI स्थित बालाश्रय का है। यहां का सुरक्षाकर्मी शंभू प्रसाद लोहरा 1 महीने से 11 साल के नाबालिग लड़के का यौन शोषण कर रहा था। इस संबंध में बालाश्रय की अधीक्षक ने पंडरा ओपी में आरोपी सुरक्षा कर्मी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पंडरा ओपी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शंभू प्रसाद लोहरा को गिरफ्तार कर लिया है। सुरक्षा कर्मी के डर से नाबालिग ने बालाश्रय के अधीक्षक को जानकारी नहीं दी, लेकिन जब शोषण लगातार होने लगा तब उसने इसकी जानकारी अधीक्षक को दी। जांच के दौरान मामले को सही पाए जाने पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई और जांच में यह बात भी सामने आई कि आरोपी शंभू प्रसाद लोहरा बालाश्रय में रहने वाले बच्चों के परिजनों को फोन कर अवैध तरीके से पैसे की मांग भी करता था। कई परिजनों से उसने पैसे भी लिए थे। साथ ही अधीक्षक को बिना जानकारी दिए ही बच्चों को उनके परिजनों से मिलवाने का काम भी कर रहा था। अब इस शख्स की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी शंभू प्रसाद लोहरा इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में। पटना के बेली रोड में उस समय हंगामा और अफरा तफरी मच गई जब एक युवक और ट्रैफिक दारोगा आपस में ही उलझ गए। स्थिति तू मैं से हाथापाई और फिर मारपीट में तब्दील हो जाती है। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर तू मैं से बात की शुरुआत हुई थी, लेकिन इसके बाद ये तू मैं मारपीट में तब्दील हो जाती है। विवाद हेलमेट चेकिंग को लेकर शुरू हुआ था। युवक का आरोप है कि ट्रैफिक दारोगा ने उसके साथ मारपीट की, उससे गालियां दी। यही नहीं, ट्रैफिक दारोगा सीधे सीधे युवक को अपराधी ठहरा रहा था। लगातार उसे धमकी दी जा रही थी और उसके बाद देखिए तू मैं से ये मारपीट तक नौबत पहुंच जाती है। जाओ जाओ जाओ, कैसे हो रहा है? क्या कर रहा है? तुम भागा के पीछे? भागेंगे तो मारेंगे इनको आप। हाँ मारेंगे। तुम चोर हो, तुम अपराधी हो। अरे आइए, आप मेरा मोबाइल कैसे छीन सकते हैं? आप चलिए। आप मेरा मोबाइल कैसे छीन सकते हैं सर? नहीं 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 नहीं, अब तो सर, अब मेरी गलती। आप लोग पटना के पब्लिक को ना सर बहुत परेशान कर दिए सर। वही ने क्या, तुम परेशान कर दिए सर। जाओ जाओ जाओ, कैसे हो रहा है? क्या कर रहा है? तुम भागा के पीछे? भागेंगे तो मारेंगे इनको आप। हाँ मारेंगे। तुम चोर हो, तुम अपराधी हो। अरे आइए, आप मेरा मोबाइल कैसे छीन सकते हैं? आप चलिए। आप मेरा मोबाइल कैसे छीन सकते हैं सर? दारोगा की भाषा सुन लीजिए। अब तो सर, हेलमेट चेकिंग के नाम पर इस युवक को रोका गया। इससे फाइन काटने, चालान लेने की जगह हाथापाई तक नौबत चली जाती है। अपराधी उन्होंने इसे करार दे दिया। मारपीट की धमकी दी जाने लगी। चोर हो, तुम अपराधी हो। अरे आइए, आप मेरा मोबाइल कैसे छीन सकते हैं? आप चलिए। आप मेरा मोबाइल कैसे छीन सकते हैं सर? नहीं 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 नहीं, अब तो सर, अब मेरी गलती। आप लोग पटना के पब्लिक को ना सर बहुत परेशान कर दिए सर। वही ने क्या, तुम परेशान कर दिए सर। गढ़वा में पुलिस और पब्लिक के बीच आपस में ही भिड़ंत हो गई। दरअसल पुलिस 2 लोगों के बीच झड़प के बाद उपजे तनाव को शांत कराने और सुलह समझौते के लिए पहुंची थी। इसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने सड़क पर नारेबाजी शुरू कर दी। उन्हें हटाने पर जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है तो लोग पुलिस से ही उलझ गए। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल रहा। असामाजिक तत्वों को खदेड़ने के लिए पुलिस को यहां बल प्रयोग तक करना पड़ा। खबर पूर्णिया से, जहां एक बिजली मिस्त्री को शराब पीकर लड़की के साथ रंगरलिया मनाना महंगा पड़ गया। दोनों को पकड़कर लोगों ने पहले तो जमकर पीटा और फिर जूते की माला पहनाकर पूरे शहर में घुमाया गया। घटना कृत्यानंद नगर थाना के परोरा आदिवासी टोला की है। बताया जा रहा है कि बिजली मिस्त्री सुरेंद्र राय अक्सर शराब पीकर लड़की के पास जाता था और इस घटना के बाद सवालों के घेरे में वो लोग भी जिन लोगों ने इन दोनों के साथ मारपीट की और गलत व्यवहार किया। लोगों को देखिए किस तरीके से ऐसा शख्स को पहले जूते की माला पहनाई जाती है, उसके बाद घुमाया गया।
सही चुनाव मेंबर साहब मैंने बोला ना उतार हिम्मत। बड़ी खबर सुपौल से, जहां बसंतपुर प्रखंड में मुखिया प्रत्याशी और समर्थकों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। 24 अक्टूबर को यहां पर पंचायत चुनाव होने हैं। इसे लेकर प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार इस वक्त चरम पर है। जोर शोर से ये तमाम लोग चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे, लेकिन इस चुनाव प्रचार के बीच देखिए लाठी डंडे एक दूसरे पर कैसे चलाए जा रहे हैं। जनसंपर्क अभियान के दौरान निवर्तमान मुखिया प्रत्याशी संजीव कुमार मेहता और उनके समर्थक अचानक से 20 से 25 लोगों ने यहां पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। कई लोगों को इस दौरान चोटें आई हैं। घटना के बाद पीड़ित पर पुलिस थाने में शिकायत, जो पीड़ित शख्स था उसने थाने में जाकर इसे लेकर शिकायत दर्ज कराई। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर जमकर लाठी डंडे भांजे गए और अब इसे लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। हम लोगों के साथ अचानक जोगिंदर यादव एंड टीम जो भी है, अमित यादव वगैरह सब लाठी डंडा पिस्टल तलवार लेकर के आ गए और गेट को घेर लिए और वो तरह तरह की गालियां दे रहे थे कि निकालो, मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हम लोग वहां से निकल गए, फिर भी हमारे कार्यकर्ता के ऊपर वो लोग अटैक किए हैं। हमारा कार्यकर्ता एक घायल है। भागलपुर के सुल्तानगंज में अपराधी लगातार पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। यहां अपराधियों ने एक मेडिकल व्यवसायी को चिट्ठी लिखकर 20 लाख रंगदारी की डिमांड की है और रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी तक दी गई। पत्र में धमकी को लेकर डराने, धमकाने और 20 लाख रुपए की डिमांड का जिक्र किया गया है। 2 दिनों के भीतर पैसे नहीं देने पर परिवार को मारने की धमकी दी गई है। इससे दुकानदारों में दहशत है। पीड़ित दवा दुकानदार दिनकर मंडल ने थाने में इसे लेकर आवेदन देकर जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। कुछ देर के बाद उस पुर्जा को खोले तो उस पुर्जा में जो है रंगदारी की मांग की गई थी 20 लाख रुपया। 20 लाख रुपया दो, गाली गलौज के साथ उस पुर्जा में लिखा हुआ था काफ़ी चीज़। अब 20 लाख रुपया दो और नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा, गोली खाओ चाहे 20 लाख रुपया दो। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां अहियापुर के भगवतीपुर में गंडक नदी में नहाने के दौरान 7 बच्चे डूब गए, जिनमें 5 बच्चों को स्थानीय गोताखोरों ने तत्परता दिखाते हुए सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। लेकिन इस हादसे में 2 बच्चे लापता हो गए। इनकी तलाश लगातार की जा रही है। प्रशासन ने अपने स्तर से लापता बच्चों को खोजने की लगातार कोशिश को जारी रखा है। गोताखोरों की टीम भी नदी में उतारी गई, लेकिन 2 बच्चों को अभी भी, इन बच्चों को लेकर तलाश की जा रही है, क्योंकि इन दोनों बच्चों की बरामदगी नहीं हो पाई है। तस्वीरें आपके सामने। और बड़ी खबर, आज महागठबंधन के टूटने का औपचारिक ऐलान हो सकता है। कांग्रेस के दिए अल्टीमेटम के खत्म होने के बाद आरजेडी ने कुशेश्वर स्थान सीट से प्रत्याशी का नाम वापस नहीं लिया और आज औपचारिक ऐलान संभव है, जब आरजेडी से कांग्रेस अपने इस महागठबंधन के अस्तित्व को खत्म कर, तोड़कर बाहर निकल सकती है। कांग्रेस की आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। कांग्रेस आरजेडी के इस व्यवहार से बेहद नाखुश और नाराज है। सदाकत आश्रम में प्रदेश प्रभारी भक्त चरण दास की मौजूदगी में एक महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है, जिसमें महागठबंधन के टूटने का औपचारिक ऐलान हो सकता है। तो देखिए, जिस तरीके से कुशेश्वर स्थान सीट, उपचुनाव की 2 सीटें, तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट, जिसे कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि उनकी परंपरागत सीट रही है। 70 सीटों में से एक सीट जहां पर उनके कैंडिडेट को ही उतारा जाना चाहिए था। महागठबंधन धर्म का पालन आरजेडी ने ही किया और ऐसे में अब मजबूरन ये कदम उठाने की नौबत आ गई है। हालांकि आरजेडी बार बार ये कह रही है कि उनके वोटर तो फिर कैंडिडेट आपका क्यों, उनके समर्थक तो फिर कैंडिडेट आपका क्यों, आपका जनाधार नहीं है। और इसीलिए जीत के लिए ये सीट आरजेडी के कैंडिडेट के साथ ही चुनावी मैदान में होगी। और
अब अपने स्टैंड से आरजेडी पीछे नहीं आने वाली है। आज महागठबंधन के टूटने का औपचारिक ऐलान संभव माना जा रहा है, क्योंकि आज कांग्रेस अपनी तरफ से एक महत्वपूर्ण बैठक सदाकत आश्रम में करने जा रही है। बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने आरजेडी पर गठबंधन के असम्मान का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिहार में सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ गठबंधन किया गया था, लेकिन आरजेडी ने गठबंधन का अपमान किया है। हालांकि महागठबंधन से अलग होने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अब भी आरजेडी के स्टैंड का इंतजार है। भक्त चरण दास से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। बिहार में विधानसभा उपचुनाव होना है और कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास आज पटना पहुंच गए हैं और काफी महत्वपूर्ण बैठक सदाकत आश्रम में होनी है। और भक्त चरण दास जी ने अल्टीमेटम भी दिया था राजद को, सर उपचुनाव है, आप आए हैं, महत्वपूर्ण बैठक भी होनी है। आपने अल्टीमेटम भी दिया था कि अपना नाम वापस ले ले राजद, नहीं तो फिर फैसला लेगी कांग्रेस महागठबंधन से अलग होना। अब क्या फैसला लिया आप लोगों ने? अब तो चुनाव तो साफ है। हमारे अध्यक्ष जी जाके 2 जगह पे नॉमिनेशन करा चुके हैं और हमारा कैंडिडेट फुल स्विंग से काम शुरू कर दिए हैं और आज और कल में हम पूरा रणनीति बना देंगे और दोनों सीट कांग्रेस इस बार जीतेगी। लड़ाई बहुत मजबूत होगा और कांग्रेस अपना पूरे ताकत के साथ सभी नेता एक होकर इस चुनाव को 2 सीट को लड़ने जा रहे हैं। अब जो विचारधारा पे हम लोग जुड़े थे, बीजेपी के साथ खिलाफ लड़ना है, उस विचारधारा को भी आपने असम्मान किया। ये कैंडिडेट को हमारे सीट में देके आपने विचारधारा को असम्मान किया। आपको उन वोटों का जरूरत नहीं है जो वोट हमारे चलते आपको मिलता था। समझ रहे हैं? मतलब अब बिहार में महागठबंधन नहीं है सर, अब कांग्रेस नहीं है महागठबंधन में नहीं है ऐसा नहीं कह सकता। आज तो 2-3 दिन है, हम हैं यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो सकता है। गठबंधन को हम तोड़ना नहीं, हमारा उद्देश्य कभी नहीं रहा, क्योंकि हमारा विचारधारा से जुड़े थे। विचारधारा सर्वोपरि होता है। लेकिन आपने अल्टीमेटम दिया था कि अगर राजद वापस नहीं लेती है तो कांग्रेस महागठबंधन से फिर अलग हो जाएगा। वो तो पता चलेगा ना, अगर राजद वापस नहीं था तो ये जी अभी मैं आया हूँ, देखते हैं, आज पता चल जाएगा। हम लड़ रहे हैं और जीतने के लिए लड़ रहे हैं और जीतेंगे, ये दावे से हम कह सकते हैं। अब हमारे 5 दिन में पता चल जाएगा आपको क्या हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। भक्त चरण दास जी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अभी वो बिहार में हैं और अगर राजद वापस नाम नहीं लेता है तो फिर कांग्रेस जो है वो फैसला लेगी। और निश्चित तौर पर जो आसार बन रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं राजद ने एक चाल चली है कांग्रेस को कमजोर करने की। अब देखना होगा भक्त चरण दास ने जो बात कही है उसके बाद कांग्रेस क्या स्टैंड लेता है, क्या वाकई में महागठबंधन में कांग्रेस नहीं रहता है और अब अपना अलग रास्ता अख्तियार करता है। कैमरा पर्सन मणि जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। किसी भी काम के लिए अगर प्लानिंग बेहतर हो तो आसानी से उपलब्धि हासिल हो सकती है। बिहार ने इसे कर दिखाया है और समय से पहले ही बिहार ने अपने 6 करोड़ के टीके के लक्ष्य को हासिल कर लिया। अब बिहार ने टीके का एक नया टारगेट फिक्स किया है। वो टारगेट क्या है, यह रिपोर्ट देखिए। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बिहार ने एक बार फिर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। समय से पहले बिहार ने लक्ष्य को हासिल कर लिया है। बिहार ने अक्टूबर में ही 6 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा पार कर लिया है, जबकि दिसंबर तक 6 करोड़ का लक्ष्य तय किया गया था। लेकिन 3.25 महीने पहले ही बिहार ने टारगेट को पूरा कर लिया। राज्य के सभी वैक्सीनेशन सेंटर पर तेजी से जो टीकाकरण अभियान है वो चल रहा है। ऐसे में जो लक्ष्य है, जो दिसंबर तक लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया गया था, सीएम नीतीश कुमार ने खुद पहल की थी और टारगेट जो दिया गया था उस टारगेट को स्वास्थ्य विभाग ने अक्टूबर माह में ही पूरा कर लिया है। अब स्वास्थ्य विभाग ने नया लक्ष्य तय किया है। नया टारगेट है 8 करोड़ का। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को पूरा भरोसा है कि 8 करोड़ के लक्ष्य को भी आसानी से हासिल किया जा सकेगा। तो उस वक्त आप सब लोगों को भी लगता था कि ये असंभव जैसा चीज है और आपके द्वारा पूछा भी जाता था उस समय, लेकिन मैं उस वक्त भी बहुत ही आश्वस्त था कि हम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और आज फिर आपको कहना चाहता हूं
कि हम दिसंबर तक 8 करोड़ से अधिक टीका देने में हम सफल हो जाएंगे। बेजोड़ प्लानिंग की वजह से बिहार ने वैक्सीनेशन के कई रिकॉर्ड बनाए हैं। ये सब मुमकिन हुआ है उन 50,000 कर्मियों की बदौलत जो 15,000 केंद्रों पर लगातार अभियान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और ऐसे में इस खबर के मायने को जरा समझिए। देखिए, 3.25 महीने पहले टारगेट हासिल किया गया है। 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य था, जिसे बिहार ने 128 दिन में हासिल कर लिया। यानी एक दिन में बिहार ने औसतन 4.25 लाख लोगों को टीका लगाया। अब दिसंबर तक बिहार 8 करोड़ लोगों को टीका लगाएगा। अच्छी प्लानिंग की वजह से बिहार ने इस लक्ष्य को हासिल किया है, जिसमें केंद्र की ओर से पूरा सहयोग हासिल हुआ। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है एनआईए सूत्रों के हवाले से। बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर में, जहां पर टारगेट किलिंग मामले में आरोपियों की तलाश इस वक्त की जा रही है। कश्मीर के श्रीनगर और बांदीपोरा में टारगेट किलिंग मामला सामने आया है और मामले में अब तक करीब 580 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पिछले 5 दिनों की बात करें तो 580 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और हिरासत में लिए गए लोगों में जमाते इस्लामी से जुड़े कई लोग शामिल हैं। हिरासत में लिए गए लोगों से अलग अलग टीम इस वक्त पूछताछ करती हुई। भागलपुर के वीरेंद्र पासवान की भी हत्या की गई थी। और ऐसे में ये बड़ी जानकारी, जिसमें एनआईए सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और अलग अलग टीम इन लोगों से पूछताछ कर रही है। जमाते इस्लामी से जुड़े हुए लोग इसमें बताए जा रहे हैं जो शामिल हैं। और सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर आनंद, एक बड़ी जानकारी और इस जानकारी के साथ एक बड़ी परेशानी भी, 580 संदिग्ध हिरासत में। क्या पूरी जानकारी, क्या खबर है, किस मद्देनजर इन लोगों की तलाश और किस तरह का इन्वॉल्वमेंट इनका? देखिए, पिछले कुछ समय से लगातार जिस तरह से श्रीनगर सहित और कश्मीर के जो दूसरे इलाके हैं वहां पर जिस तरह से टारगेट किलिंग के मामलों को अंजाम दिया जा रहा है, लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए तमाम इलाकों में वहां पे कई लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। और तकरीबन अब तक जो हमें जानकारी मिली है, 580 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उन लोगों से पूछताछ की जा रही है। और टारगेट किलिंग का जो मसला है, ये पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ता जा रहा है श्रीनगर में। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्दी केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए भी इस केस को टेक ओवर कर सकती है। और जिस तरह से अगर बिहार की बात करें तो बिहार के रहने वाले एक शख्स की भी जिस तरह से बकायदा कुछ दिनों पहले वहां पर एक उसको टारगेट करके जिस तरह से उसकी हत्या की गई, तो इस मामले को भी उसमें जोड़ा गया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि टारगेट किलिंग का जो मसला है, इस मसले पर पिछले कुछ समय पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय में काफी महत्वपूर्ण बैठक भी हुई थी। और उस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री के साथ साथ एनएसए अजीत डोभाल भी थे और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी थे, जो इन तमाम मसलों पर चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से टारगेट किलिंग के मसले पर जल्द से जल्द रोकथाम लगाया जाए। और इसी मसले को ध्यान में रखते हुए लगातार कश्मीर घाटी और उसके आसपास में ये ऑपरेशन को अंजाम देते हुए तकरीबन 580 लोगों को हिरासत में लिया गया है। और उन तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये टारगेट किलिंग का जो एजेंडा वो सेट कौन करता है, किस तरह से टारगेट बहुत किलिंग बहुत की जाती है। शुक्रिया शंकर आनंद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कश्मीर में आतंकी हमले में मारे गए भागलपुर के वीरेंद्र पासवान के परिजनों के प्रति अपनी सांत्वना और संवेदना जताई है और भरोसा दिलाया कि सरकार पूरी तरह से शोक संतप्त परिवार के साथ खड़ी है। आज जो भी सरकारी व्यवस्था के तहत मदद संभव होगी, वो सारी मदद इस परिवार को दी जाएगी। महागठबंधन तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। आज महागठबंधन सिर्फ एक उपचुनाव में 2 फांक हो गया। अगर पूरे राज्य स्तरीय कोई चुनाव हो या राज्य स्तरीय कोई संसदीय चुनाव हो। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।